मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 10 विज्ञान लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम में अभ्यास क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पहले, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। आंसर लिख लेंगे। फुफ्फुस के अंदर जो है मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाती है। मतलब गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाती है जिसे कुपिका कहते हैं। मतलब फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है। फुफ्फुस में जैसे छोटी छोटी नलिकाएं होती है वो आगे जैसे जाकर के विभाजित हो जाती है नलिकाओं में, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाती है जिसे कुपिका कहते हैं। अब जो है कुपिका रक्त और वायु के बीच गैसों के विनिमय का कार्य करती है। मतलब कुपिका क्या करती है, तो कुपिका जो है रक्त और वायु के बीच गैसों के विनिमय का कार्य करती है। मतलब रक्त और वायु के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करती है। और ये विनिमय कैसे होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। विसरण में गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से जो होने वाले रोग हैं उनको देखते हैं, या हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिका के अंतर्गत होता है। मतलब लाल रक्त कणिका में कोशिका में होता है, जो फुफ्फुस से ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों को प्रदान करता है। और ये फुफ्फुस से जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उन अंगों में ऑक्सीजन को प्रदान करता है। मतलब कि हृदय से ऑक्सीजन को फुफ्फुस के माध्यम से ले जाता है। विभिन्न प्रकार के अंग है जैसे कि मस्तिष्क में, किडनी में, हृदय में, हमारी मांसपेशियों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही, रक्त के द्वारा ही, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हमारे शरीर में जैसे ऑक्सीजन पहुंचता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाएगा जिससे जल्दी थकावट हो जाएगा, सांस मतलब फूलना, याददाश्त की कमी हो जाएगी और सीने में, छाती में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब कमियां हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले ये रोग हैं ये। तथा हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा व आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। आंसर लिख लेते हैं। फुफ्फुस से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन, प्रचुर रुधिर हृदय के बाईं ओर स्थित कोष जैसे बायां आलिंद में आता है। मतलब जो फुफ्फुस से जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त रहता है, हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठक बायां आलिंद में आता है। और इसके बाद बायां नीलय फैलता है जिससे मतलब रुधिर, मतलब ये शुद्ध जो रक्त है वो बायां नीलय में आ जाता है। और अपनी बारी पर, अपनी मतलब समय पर फिर से जैसे बायां नीलय संकुचित हो जाता है और शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो एक बार मतलब हृदय से एक बार होकर के शुद्ध ब्लड आ गया, शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है और फिर वहाँ पर जैसे अशुद्ध हो जाता है शरीर के और फिर अशुद्ध रक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त रहता है शरीर के अन्य हिस्सों से आता है और शिराओं के माध्यम से फिर हृदय के दायां आलिंद में पहुंचता है। मतलब दो बार जैसे हृदय के अंतर्गत ब्लड आ गया, एक बार जैसे मतलब शुद्ध ब्लड जैसे फुफ्फुस के द्वारा होता हुआ और धमनियों के माध्यम से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और फिर अशुद्ध जो है ब्लड जो है आता है शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों से आकर के फिर हृदय में पहुंचता है। तो इस तरह से दोहरा संचरण हो रहा है। इसके बाद दायां नीलय मतलब अशुद्ध रक्त आता है जो फिर शुद्ध करने के लिए उसको फुफ्फुस में आता है, जिससे पता चलता है कि हृदय में दो बार मतलब ब्लड आ रहा है, जो दोहरा परिसंचरण तंत्र को दर्शाता है, जो दोहरा परिसंचरण तंत्र को दर्शा रहा है। अब जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से रोकने के लिए हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मनुष्य के हृदय में जैसे 4 कोष्ठक होते हैं जिसके वजह से
ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है रक्त ऑक्सीजन वाला जो रक्त रहता है, ब्लड रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त से न मिलने के लिए ऐसा व्यवस्था होता है, अर्थात दोहरे परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो शुद्ध ब्लड है मीन्स ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड के साथ न मिलने पाए। तो जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था ये 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। जड़ों से जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। मतलब जड़ के माध्यम से जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन। तो जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जो ऊपर की ओर गति करता है, जबकि पत्तियों द्वारा जो बना भोजन रहता है, पत्तियों के द्वारा जो बना हुआ भोजन रहता है, पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है, और इसमें पदार्थों की गति नीचे की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृकाणु नेफ्रॉन की रचना क्रियाविधि की तुलना कीजिए। आंसर देख लेते हैं इनका। कुपिका एक तरफ लिखिए, एक तरफ से वृकाणु। फुफ्फुस में छोटी छोटी नलिकाओं का जाल होता है, जो गुब्बारे जैसे संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। और वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप की आधार की होती है, आकार की होती है, जिसे वृक्क कहा जाता है, मतलब जिसे वृकाणु कहते हैं। और इसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है कुपिका के अंतर्गत, और वृकाणु में रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। तो इसमें जैसे जाल होता है, इसमें गुच्छा होता है। अगला है कुपिका के सतह से गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब विनिमय होता है, जबकि वृकाणु के सतह में रुधिर का निस्पंदन होता है, मतलब रुधिर इसमें क्या होता है, क्षमता है। और चौथा नंबर इसमें देख लेंगे। फेफड़ों के संकुचन से कुपिकाओं में वायु शरीर के बाहर निकल जाती है, और वृकाणु से निर्मित मूत्र जाकर के मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, जहां इसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।